तो आज की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे हमारी हीरोइन अपने भाई की जान बचाने के लिए एक अमीर आदमी के साथ रहती है और वह अमीर आदमी उसे कैसे परेशान करता है और कैसे टॉर्चर करता है। तो कहानी चालू होती है हमारी हीरोइन जियान से और वो याद करती है कि वो कैसे हुआ टिंगशू के साथ 6 साल से सिर्फ पैसे के लिए एंड जो हुआ टिंगशू है वो भी उसे कुत्ते के तरीके ट्रीट करता है। इसके बाद वो कुछ पिल्स खाती है एंड जो हुआ टिंगशू होता है वो बाथरूम से आता है और देखता है कि वो कुछ दवा खा रही है। वो उसके सीधे पास में आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी किसी और लड़की से। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन को समझ में आ जाता है कि उसका ये मतलब है कि वो दोनों अलग अलग हो जाएं। वो उसको बोलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहती है कि हाँ मास्टर, वो मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, अब से मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। और असली कहानी ऐसे चालू होती है हमारी हीरोइन के 6 साल पहले उसके माँ बाप और भाई तीनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक आके उन लोगों को ठोकर मार देता है जिससे उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट उसके जो मदर एंड फादर थे उनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ उसका भाई बचता है। तो वो रोड पे ही बैठ जाती है कि मुझे कुछ पैसे दान वगैरह कर दो, मेरा भाई अभी सिर्फ जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, बाकी मेरे माँ बाप मर चुके हैं ट्रक की वजह से। तभी वहाँ पे मिस्टर हुआ आते हैं वो उसे चेक पकड़ाते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन को समझ में आ जाता है कि अब से वो मिस्टर हुओ का कुत्ता बन चुकी है। जब तक मिस्टर वो जैसे उसे कहेगा उसको सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। और इसी की वजह से उसने उन पैसों की मदद से अपने भाई का इलाज तो करवा लिया होता है, लेकिन उसके जो मदर एंड फादर थे वो बच नहीं पाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो। हमारी हीरोइन सोचती शायद ये उनके रिश्ते का आखिरी नाइट होगा। फिर मिस्टर हुओ मिस जियांग को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं मॉर्निंग पे, जहाँ पे मिस जियांग उठती है तो अपने बेड पे वो फिर से एक चेक पाती हैं और वो याद करती है कि जब वो मिस्टर हो के साथ थी तो कितनी खुश रहा करती थी, लेकिन मिस्टर वो ने स्टार्टिंग से हमेशा से ये बोल रखा था कि तुम्हें कभी लव और शादी मुझसे नहीं मिलेगी। ये बात समझ लो कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम उस पैसे के लिए काम कर रही हो। इधर हमारी हीरोइन ये सब सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके वो सारे दिए हुए चेक उसने एक एक करके इकट्ठा कर रखे होते हैं। उसे जितनी पैसों की ज़रूरत थी उसने उसको पहले ही यूज़ कर लिया था। अब जो भी मिस्टर हुआ उसे चेक दिया करते थे वो उन पैसों को यूज़ नहीं करती थी, बल्कि उन्हें एक डायरी में रखती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो इतने साल से मिस्टर हुआ के साथ में थी और अचानक से एक लड़की आ गई और उन दोनों को अलग होना पड़ रहा। वैसे भी मिस्टर वो उसे लाइक नहीं करता था। इधर हमारी हीरोइन इसके बाद अपने घर जाती है रात को। उसका जो भाई होता है वीडियो गेम खेलता है। फिर उसके बाद उसका न ध्यान जाता है अपनी बहन के ऊपर और अपनी बहन के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम आधी रात में घर क्यों आई हो, तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। वो सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई बोलता है क्या तुमने बिल्कुल भी शर्म बची नहीं है कि नहीं, हमारे माँ बाप कितने अच्छे थे, उन्होंने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और तुम पैसे के लिए उस बूढ़े आदमी का पीछा क्यों कर रही हो, तुम भी पैसे कमा सकते हैं। हमारी हीरोइन कैसे समझाती कि उसके भाई का इलाज करवाने के लिए उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज लगा हुआ, क्योंकि मिस्टर हुओ ने बहुत सारे पैसे खर्च किए होते हैं। वो अपने भाई के लिए खाना भी लेके आई होती, लेकिन उसका भाई इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझता। वो अपनी बहन को ही ब्लेम करता है मिस जियांग को और उसका लाया हुआ खाना भी फेंक देता है। इसके बाद हमारी हीरोइन पार्ट टाइम में हॉस्पिटल में काम किया करती थी असिस्टेंट के पद में, और वहाँ पे एक लड़की थी जो कि उसका बैकग्राउंड काफ़ी ऊंचा भी था। इधर उसे पता चलता है हमारी हीरोइन को कि जो उसकी हेड है ना उसका शादी होने जा रहा है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हुओ भी हैं। और वो जो औरत होती है इसका नाम डॉक्टर वेन होता है। डॉक्टर वेन की सारी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उनके फादर तो इस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं और साथ साथ इनकी मदर की कंपनी लिस्टेड ग्रुप में भी आते हैं। हमारी हीरोइन सोचती है कि इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा है तो इसकी शादी होना मिस्टर हुओ के साथ तो एक आम बात है। मैं कहाँ एक आम जैसी लड़की है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बल्कि मैं खुद पैसे के लिए जी रही हूँ, और ये कहाँ जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। फिर उसे बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो अपने काम के लिए बैठ जाती है कि समझ लूँगी कि एक मेरी ज़िंदगी में सपना आया था वो चला गया। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल में मिस्टर हुओ की एंट्री हो जाती है, जो कि अपनी होने वाली फियांसी डॉक्टर वेन से मिलने के लिए आया था। लेकिन वहाँ की एक एम्प्लॉय बताती है कि जो डॉक्टर वेन है वो अभी सर्जरी कर रही हैं, आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, आप उसके फियांसी हैं ना। वो कहता है हाँ मैं उसका फियांसी हूँ। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि कमरे में सिर्फ वही दोनों बच्चे हैं। वो लड़की चली गई है तो वो भी भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर हुआ उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कब तक भागोगी। वो उसे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक फियांसी है,
तुम्हारी शादी होने वाली है, और ऐसा बोल के वो बाथरूम में भाग आई होती है। वो सोचती है कि उसे इस तरीके से सपने नहीं सजाने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मिस्टर वो ने उसे हमेशा रिमाइंड करवाया था कि वो सिर्फ उसके लिए एक खिलौना है, और सोचती है कि उसकी तो एक ऑलरेडी फियांसी है। तब भी वहाँ पर डॉक्टर वैन आ जाती है, जो कि सभी लोगों को बोलती हैं कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मैं इसके साथ शादी करूँगी, हमारी फैमिली ने शादी फिक्स कर ली है। इधर सभी लोग बोल रहे होते चलो डिनर पार्टी करते हैं, हमारी हीरोइन मना करती है, लेकिन डॉक्टर वैन बोलती है मैंने तुमको कभी तंग भी नहीं किया मिस जियांग, क्या तुम मुझे इतना अवॉइड करोगी, चलो चलते हैं, सभी लोग जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा रही। हम सब लोग एक साथ स्टाफ में काम जो करते हैं। फिर वो सभी को फोर्स करने पे चली जाती हैं उन दोनों की डिनर पार्टी में। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर वैन तुम कितनी लकी हो, तुम्हें मिस्टर हुओ जैसा मैन मिला है, जो कि कितना सुंदर, हैंडसम और अमीर भी है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इधर हमारी हीरोइन से पूछा जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर वेन के बारे में। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन कुछ खास रिप्लाई नहीं देती, और वो कहती है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा वॉशरूम जा रही हूँ, मैं आप लोगों से आके बाद में बात करती हूँ, आप लोग अपना बातचीत करो। उसके जाते ही 2-3 कलीग्स उसकी बुराई करने लगते हैं कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, थोड़ी बहुत सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी। और ये सारी बातें मिस्टर वो भी सुन रहे होते हैं कि बुराई करी जा रही है किसी और की नहीं, बल्कि मिस जियांग की। एक लड़की बोलती तुम्हें क्या पता कॉलेज टाइम पे इसके बहुत सारे लड़के दीवाने थे, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू टोना करती थी ये। वो लोग उसकी इतनी हद तक बुराई कर देते हैं कि पता नहीं इसके घर वाले भी कैसे थे, पता नहीं पैसे के लिए क्या क्या करती थी। इधर ये सब बातें मिस्टर वो को ठीक नहीं लगती, तो वो भी बहाना बना के निकल जाता है कि मुझे बाथरूम जाना है। उसकी फियांसी हैरान होती है कि ऐसा क्या, जियांग के बारे में इतना बुरा भी नहीं बोला गया, और जियांग में ऐसा क्या है कि उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर वो उसे थोड़ा दूर दूर भाग रहा है। इस जियांग को तो दूर हटाना ही होगा। इधर वो तुरंत ही हमारे हीरोइन के लेडीज़ बाथरूम में चला जाता है। वो परेशान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो टिंगशू तुम्हारी होने वाली फियांसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो उसको खींच के दूसरे बाथरूम में लेके जाता है, और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भागने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँ। लेकिन वो उसको बोलती है कि हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फियांसी है। लेकिन वो उसका हाथ हटा देता है, और वो बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें अपनी तरफ से ना बोलूँ कि हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं है, तब तक तुम इसे ख़त्म करने के बारे में सोचना भी ना। इधर डॉक्टर वन लेडीज़ बाथरूम में आ जाती है। वो हैरान होती है कि ना यहाँ पे जियांग है और उसका जो फियांसी है वो भी नहीं मिल रहा। इधर बाथरूम के बाहर वन फ़ोन कर रही होती है अपने फियांसी को, लेकिन उसे नहीं पता डॉक्टर वैन को कि उसका फ्यूचर हस्बैंड मतलब कि हुओ टिंगसू हमारी हीरोइन के साथ बाथरूम में कुछ क्यूट मूवमेंट मतलब कि किस वगैरह करता है, फिर वहाँ से उसे छोड़ के चला जाता है। हमारी हीरोइन का दिल और भी टूट रहा होता है कि सच में मुझे एकदम टॉय के तरीके ही यूज़ करता है, जब इसे अपना काम निकालना होता है तब मेरे पास आ जाता है। और अच्छी लाइफ तो सिर्फ डॉक्टर वैन के पास में है, क्योंकि वो उसकी लीगल वाइफ बनेगी। फिर वो अपना कोट वोट पहनती है और टाइम से अपना काम पे लग जाती है। उसे पता चलता है कि अभी एक पेशेंट आया है जिसके हाथ में चोट लग गई है, और वो पेशेंट कोई और नहीं उसका भाई होता है। उसके भाई के हाथ से खून बह रहा होता है, तो तुरंत ही उसका इलाज कर रही होती है। लेकिन उसका भाई गुस्सा जाता है कि उसका इलाज करने वाली है उसकी बहन है, क्योंकि इन दोनों भाई बहन के बीच में उनका खुद का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता। उसका भाई उठ के वहाँ से चला जाता है। वो दोनों तरफ से परेशान होती है, एक तो घर से भी परेशान होती है क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई रह गया होता है, और मिस्टर वो तो उसे पहले से परेशान करके ही रखा था। इधर वो देखती है कि उसका भाई बाहर वेट कर रहा है, तो उसके साथ जा रही होती है। उसका भाई बोलता है कि तुम उस बूढ़े आदमी का पीछा छोड़ दो, हम तुम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे। वो उसे बोलती है कि मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, मुझे किसी और के पैसे की ज़रूरत क्या है। वो उसको बोलता है कि तुम 6 साल से फिर क्यों उस कमीने के पीछे पड़ी हुई हो, ऐसा उस वो में क्या है, देखो उसका पीछा छोड़ दो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। इधर हमारी हीरोइन रात को घर में बैठी होती है और इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। इधर मिस्टर वो उसे मैसेज फ़ोन किया होता है कि वो उसके घर आ जाए, लेकिन हमारी हीरोइन उसको रिजेक्ट कर देती है। सोचती है कि 6 साल में मैं पहली बार उसका फ़ोन कट कर रही हूँ। इधर मिस्टर वो को पता चलता है कि उसका फ़ोन मिस जियांग ने पहली बार कट किया, तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अगले दिन अपना काम ख़त्म करके रात को वापस जा रही होती है अपने घर। तभी वहाँ पे उसे एग्जैक्ट टाइम पे मिस्टर हुओ मिल जाते हैं। इधर डॉक्टर वैन पीछे से आ जाती है, बोलती है मिस्टर हुओ क्या तुम मुझे पिकअप करने के लिए आए हो। वो इशारों में हाँ बोलता है। इधर डॉक्टर वैन बोलती है कि जियांग अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हें साथ में तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन वो मना कर रही होती है। लेकिन मिस्टर हुओ वो सब बोलते कि चलो मैं तुम्हें साथ में घर छोड़ दूँगा, वैसे भी तुम दोनों साथ में स्टाफ भी हो, साथ में यहाँ पे काम भी करते हो।
अब ना चाहते हुए भी उसे बात मानना पड़ता है मिस्टर हुओ का। इधर वो मिस्टर हुओ के साथ आ जाती है पार्किंग में। इधर मिस्टर हुओ बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, क्या तुम गाड़ी ला सकती हो? ये रहा गाड़ी का चाबी। ये देखने के बाद उसकी फियांसी बोलती डॉक्टर वेन कि ठीक है, अच्छा मैं गाड़ी पार्क करके ला रही हूँ यहाँ पे, तुम मेरा इंतज़ार करो। और वो मिस्टर हुओ की बातों को समझ नहीं पाती और वो मान जाती तुरंत ही गाड़ी लाने के लिए। जैसे ही मिस्टर हुओ की फियांसी डॉक्टर वेन वहाँ से जाती हैं, वो तुरंत ही मिस जियांग को खींच के लेके जाता है और उसे ज़ोरदार से बाइट कर लेता है। वो उसे बोलती क्या तुम पागल हो? तुम्हारी फियांसी अभी अभी यहीं पे है, अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बोलता है ये तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है कि वो मेरे साथ क्या करती है और क्या नहीं करती है। इधर जो डॉक्टर वेन होता है उन्हें आधे रास्ते में समझ में आता है कि वो अपने पति मतलब मिस्टर हुओ को और मिस जियांग को दोनों को अकेला छोड़ आई है। इधर जो मिस्टर हुओ होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मेरा फ़ोन मत काटा करो, नहीं तो इसका जो इंतकाम है वो अच्छा नहीं होगा। अब उसे ऐसा बोल रहा होता है, फिर उसके गले में बाइट कर लेता है। इधर तभी उन लोगों को पता चल जाता है पैरों की आवाज़ से कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आ रही है डॉक्टर वेन। उसको बोलते तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है? वो उसे बोलता है तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इधर वो देखता है कि उसकी फियांसी आ गई। उसकी फियांसी बोलती है कि तुम गाड़ी पार्क कर लो, मुझसे नहीं होगा। फिर वो पूछती है कि वो मिस जियांग कहाँ गई? वो बोलता है मुझे क्या पता, शायद वापस चली गई होगी, चलो हम तुम चलते हैं, उसकी बातें तुम क्यों कर रही हो, उसका हमारा और तुम्हारे से क्या लेना देना है। ऐसा बोल के मिस्टर वो डॉक्टर वेन के साथ चला जाता है। जब ये बातें जियांग सुनती है तो वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसका दिल अब अपने आप को रोक नहीं पाता रोने से। इधर वो रात को सड़कों पे अकेली ही चल रही होती, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर हुआ ने अपने बटलर को भेजा है कि वो उसको घर तक छोड़ आए जाके। इधर बटलर बोलता है कि मिस्टर हुआ ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है, प्लीज़ मैडम चलिए, रात में अकेले घर जाना सेफ नहीं रहेगा आपके लिए। और वो मैडम को बैठा देता है गाड़ी में, क्योंकि उसे मिस्टर हुआ ने सख्त ऑर्डर जो दिए होते हैं। इधर हमारी हीरोइन बैठी होती, तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि उसका भाई उसे फ़ोन कर रहा है कि रात के 10 बज चुके हैं और तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी से घर क्यों नहीं आ रही, क्या तुम उस बूढ़े आदमी मिस्टर हुओ के साथ में हो? वो तुरंत ही वो अपने भाई को बोलती है कि वो आ रही है। इसके बाद मास्क लेती है और अपने भाई के लिए खाना भी ले आई होती है। इधर जो उसका भाई होता है उसी का इंतज़ार कर रहा होता है सोफे में बैठ के। वो अपने भाई को खाना देती है कि तुम भूखे हो गए, तुम खाना खा लो। उसका भाई बोलता है मैं भूखा नहीं हूँ, और ये बोलो कि तुमने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखा है। वो उसका मास्क हटा देता है और वो गुस्सा जाता है कि तुम्हारे गले पे ये बाइट्स के निशान कैसे? इसका मतलब है कि तुम उस बूढ़े हुओ के साथ में थी ना। मैंने तुमको कितनी बार समझाऊँ, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल कैसे भूल सकती हो कि हमारे फादर कितने अच्छे इंसान थे, वो किसी के सामने नहीं झुकते थे, और तुम ऐसी हरकत कर रही हो। वो ऊपर से बैठ के क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। इधर हम सीन देखते हैं, जो हमारी हीरोइन होती है हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। डॉक्टर वेन आकर उसे एक चकमा देती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है मिस्टर हुआ के साथ, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग ये बता दूं कि मैं उसकी होने वाली जो फियांसी हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुमने फिर से मिस्टर हुआ के आसपास भी भटकी ना, तो तुम अपने भाई को तो जानती होगी ना, फिर मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ और भी ख़राब हो जाएगा। हमारी हीरोइन मिस जियांग को धमकाती है। इधर मिस जियांग देखती है कि कैसे वार्ड रूम में दो पेशेंट लड़ रहे हैं। उसे रोकने के चक्कर में वो खुद गिर पड़ती है, तो एक पेशेंट आके उसकी मदद करता है। एंड इस पेशेंट का नाम होता है डोंग डोंग। वो डोंग डोंग उठाता है हमारी हीरोइन मिस जियांग को। वो उसको बोलती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं गाना गा रहा था और दूसरा वाला पेशेंट मुझे डांट रहा था कि मैं बहुत ही बेकार सा गाना गाता हूँ, लेकिन वो उस डोंग डोंग नाम की पेशेंट को खुश करने के लिए बोल देती है कि तुम काफ़ी अच्छा गाना गाते हो। इसके बाद उसे डायरेक्टर बुलाती है कि आज एक सर्जरी होने वाली है, मैं तुम्हें साथ में बुला रहा हूँ ताकि हम दोनों सर्जरी करें। वो बोलती है लेकिन इतनी बड़ी सर्जरी मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे तो डर लग रहा है, शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। डायरेक्टर बोलते हैं कि देखो, अगर तुम एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहते तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि बड़ी बड़ी सर्जरी कैसे करनी है, ये तुम्हारा एक सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमारी हीरोइन देखती है कि फिर से कमरे में मिस्टर हुआ उसका इंतजार कर रहा है। वो उसको दरवाज़ा बंद करने को बोलता है, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो उसकी गर्दन पकड़ के बोलता है कि मैंने तुमको फ़ोन किया और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, रात को तुम मेरे घर आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो उसको बोलती है मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। इधर हम सीन देखते हैं, तब भी वहाँ पे और भी कलीग्स आ जाते हैं और वो देखती है कि यहाँ पे वेटिंग रूम में मिस्टर
वो हैं वो बोलते हैं डॉक्टर बहन तो अभी सर्जरी करी है, आपको बाहर इंतज़ार करना चाहिए। वो बोलता है ओह सॉरी मुझे याद ही नहीं था। वो इतनी बिज़ी रहती है कि उसको खुद नहीं पता रहता कि कब उसकी कौन सी सर्जरी है। इधर लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि डॉक्टर बहन कितनी लकी है, उसको ऐसा फियांसे मिला है। इधर हमारी हीरोइन मेज के नीचे छुपी होती है, डेस्क के नीचे, ताकि उसे कोई देख ना पाए। अब वो रात को सर्जरी कंप्लीट कर लेती है अपने हेड डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर बोलते तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, अब रात के 10 बज गए, तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रात हो गई है और इसके बाद हम कल उस पेशेंट को देखेंगे, 2-3 दिनों से आराम करने दो। इधर हमारी हीरोइन अपने घर जाने की जगह वो सीधा जाती है मिस्टर वो के घर, क्योंकि मिस्टर वो ने उसे बुलाया था। अगर वो ना जाती तो मिस्टर वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि मिस्टर वो एक बहुत बड़ा टाइकून भी था, क्योंकि उसके पास पैसा था और जहाँ पैसा होता है वहाँ पे आदमी कुछ भी कर सकता है। वो उसको बोलता तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्या ये मेरी इंसल्ट के बराबर नहीं है। वो हाँ बोलते हैं, उसे सॉरी कहती है, फिर उसको किस कर लेता है बोलते हुए। तभी वहाँ पे उसके भाई का फ़ोन आ रहा होता है। वो उसको बोलता है अगर मैं तुम्हारे भाई का फ़ोन पिकअप कर लूँ और उसे पता चल जाए कि तुम अभी क्या कर रही हो तो कैसा रहेगा। वो तो डर जाती है, फिर उसको बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इधर उसका भाई फ़ोन पे ही बोल रहा होता है, क्योंकि फ़ोन पिकअप कर दिया होता है मिस्टर वो ने। उसका भाई बोल रहा होता है बूढ़े आदमी अगर तुम्हें इतनी दम है ना तो तुम मुझे बुलाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मेरी बहन का पीछा मत करो। इधर वो बोलता रह जाता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो गुस्सा के फ़ोन काट देता है उसका भाई, और अपने हाथ में उसने लाइटर ले रखा होता है। इधर वो हमारी हीरोइन के साथ में जो उसे करना होता है वो कर लेता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए कि तुम क्या हो, सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा टॉय। और उसको बोलता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए एक दोबारा किस करो। तभी वहाँ पे मिस्टर हुआ के पास में डॉक्टर वन का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे आधी रात पे बुला रही होती है अपने घर पे। तो ये सुनने के बाद मिस्टर वो उससे प्यार से बात करता है और मिस जियांग को अकेले घर में छोड़ के जा रहा होता है डॉक्टर वन के पास। उसके जाते ही से समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर वन के सामने कुछ भी नहीं है मिस जियांग, वो तो सच में एक और खिलौना है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने घर जाती है और देखती है कि जो उसका भाई है गुस्से में उसने लाइटर जला रखा है। वो तुरंत उस लाइटर को बंद करती है कि खेलने वाली चीज़ नहीं है, और अपने भाई के सर पे हाथ सहला रही होती है। लेकिन उसको दूर हटाता है और बोलता है कि तुम उस बूढ़े आदमी के साथ भी थी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी ना तो वो तुमको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन उसका भाई ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं रहा होता और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, क्योंकि रात के 12 बज गए होते हैं। इधर वो अपने भाई को बोल रही होती है कि तुम्हें आधी रात को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उसको बोलता है तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं मानती, तुम्हें भला तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इधर वो पता चलता है कि वो बार में काम किया करता था सिंगर का, तो वो बार में जाते ही गाना गाने लगता है। वो सोचती है कि उसका भाई अब बड़ा हो गया, शायद अब वो खुद से भी पैसे कमा सकता है। वो देखती है कि बार में बहुत सारे लोग आए हैं जो कि गाना वगैरह गा रहे हैं। इधर उसका भाई अच्छे से गाना गा रहा होता है, सभी लोग उसके गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक हम बदमाश को देखते हैं जिसका नाम होता है यंग मास्टर जांग। वो देखते हैं कि एक बार में बहुत खूबसूरत लड़की है, वो उसको फ्लर्ट करने लगते हैं और उसको अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन मिस जियांग से ऐसा कह रहे होते हैं। वो तो यहाँ तक कि उसका हाथ भी पकड़ लेते हैं, उसके कमर पे हाथ भी रख लेते हैं और उसे छोड़ नहीं रहे होते हैं। जब ये नज़ारा उसका भाई देखता है तो तुरंत ही वो गाना बंद करके स्टेज से कूद के बाहर आता है और उस आदमी के सर पे बॉटल दे मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी बहन को टच करने की, तुम अपने आप को कोई ज़्यादा बड़ा गुंडा या बदमाश समझते हो, मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो आदमी बोलता तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास कितना सारा पैसा, लोग मेरे सामने झुकते हैं, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सर पे बोतल मारी है। वो तुरंत ही उस लड़के को मारने के लिए ऑर्डर देता है। तो हमारी हीरोइन अपने भाई को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाती है और उसके सर में ज़ोरदार सा डंडा लग जाता है, जिसके बाद वो बेहोशी हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए बोलते हो, कहते हैं कि आपको 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। उसके भाई को बाहर लेके जाते हैं और उसको भाई को बताते हैं कि तुम्हारे बहन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर ऐसा चलता रहा तो शायद वो आगे चल के पागल हो जाएगी, मेंटल हो जाएगी। तो इस वजह से अपनी बहन का ख्याल रखो, इस टाइम कुछ अगर ज़्यादा वो स्ट्रेस में है तो तुम पता करो वो क्या ज़्यादा सोच रही है, तुम्हें उस चीज़ों से अपनी बहन को दूर रखना है। वो समझ जाता है कि उसकी बहन तो सिर्फ उसके लिए परेशान रहती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई जो करता है। वो डॉक्टर को बोलता है आप चिंता मत करो, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, और मैं अपनी बहन का ख्याल रखूँगा ताकि वो पागल ना हो।
और वो अपने बहन के लिए बाहर से खाना लाया होता है, उसे खाना खिला रहा होता है। लेकिन मिस जियांग तो बस अपने फ़ोन के बारे में पूछ रही होती है। वो उसको बोलता है तुम्हें फ़ोन क्यों चाहिए? वो बोलती है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बताना है कि मुझे छुट्टी लेनी होगी, अगर मैं बताऊँगी नहीं तो फिर मेरी पेमेंट डिडक्ट कर ली जाएगी। वो उसको बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके फ़ोन में दिखाता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से कोई भी फ़ोन नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में बता के आया हूँ कि तुम्हारे सर पे चोट लग गई है और तुम्हें डॉक्टर ने 10 दिन तक के लिए आराम करने को कहा। तुम्हें 10 दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस जियांग काम करती थी। मिस्टर वो उसके बारे में पता करता है तो पता चलता है कि मिस जियांग का भाई ने उसकी बहन का छुट्टी लिया है 10 दिन का, क्योंकि उसके सर पे चोट लगी है। मिस्टर वो कोई बात पता चलती है तो वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं। वो तो सिर्फ मिस जियांग के लिए हॉस्पिटल आया करते थे, लेकिन डॉक्टर फैन को लगता था कि जो मिस्टर हु हैं वो उसके लिए हॉस्पिटल आते हैं। वो उसको बोलते हैं कि आज रात क्या तुम मेरे घर पे स्टे करोगे, क्योंकि मुझे रात में घर में मुझे अकेले रहना मुझे काफ़ी डर भी लगता है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा एक मील तैयार कर लेती हूँ। लेकिन वो उसको मना कर देता है कि आज उसे और कुछ अलग काम है। उसके बाद वो बार में चला जाता है। इधर वो बार में बैठा ही होता है। तभी वहाँ पे उसे एक पता चलता है कि जो उसके सामने जो बंदा खड़ा है ये डॉक्टर, इस बंदे का नाम है यंग मास्टर झांग, और इसी की वजह से जियांग के सर में चोट लगी है और जियांग 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इस झांग नाम के बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसने जिस लड़की को उस दिन पीटा था वो मिस्टर वो से बिलोंग करती थी। मिस्टर वो के सामने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन डरते थे। वो आके मिस्टर वो के सामने बोल रहा होता है कि मास्टर आप जितना भी दारू पियेंगे मैं उसका पैसा खुद भरूंगा, और उसके लिए लाइटर भी जला रहा होता है। ये जो मिस्टर वो होते हैं वो स्टार्टिंग से उसे परेशान करना चालू कर देते हैं, अपने सिगरेट से उसका हाथ जला देते हैं। लेकिन जो वो यंग मास्टर झांग होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है ठीक है मास्टर। इधर वो मिस्टर हुओ के फ्रेंड से बोल रहा होता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉस हुओ मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे, कहीं तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेंगे। फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो मिस्टर हुओ होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं एक बंदे से जल्द इस झांग नाम के बंदे को बर्बाद कर दो और उसे इस सिटी से गायब भी कर दो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हम इस जियांग के भाई ने उसका फ़ोन चला रहा होता है एंड फ़ोन में मिस्टर वो फ़ोन कॉल कर रहा होता है, लेकिन जो उसका भाई होता है फ़ोन कट कर देता है और साथ साथ मिस्टर वो का नंबर ब्लॉक भी मार देता है। इधर मिस्टर वो को पता चल जाता है कि उसका नंबर ब्लॉक मार दिया गया है। ये देख के उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है जियांग के ऊपर कि तुम तो काफ़ी उड़ने लगी हो। तभी वो जियांग के डोर में उसका डायरी चेक करता है। उस डायरी में बहुत सारे चेक होते हैं। वो हैरान होता है कि ये पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही, जो भी मैं ऐसे पैसे दे रहा हूँ इसके दिमाग में चल क्या आ रहा है मिस जियांग के दिमाग में। इधर हमारी हीरोइन को पूरे 10 दिन हो चुके होते हैं कंप्लीट हॉस्पिटल में, और आज 10 दिनों में वो काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है और वो आज अच्छे से धूप को देख भी पा रही होती है। इधर उसका भाई सोच रहा होता है कि अगर मिस्टर वो एक अच्छा आदमी होता, अगर वो किसी और से शादी ना कर रहा होता तो वो अपने बहन के रिश्ते की शादी की बात भी करता है मिस्टर वो से, लेकिन वो तो एक बहुत कमीना आदमी है। तभी वहाँ पर पता चलता है कि उसके भाई का फ्रेंड डोंग डोंग है और डोंग डोंग बोलता है कि तुम तो वही नर्स हो ना जो कि उस दिन मुझसे गलती से गिर गई थी। इधर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि वो जो 2 पेशेंट लड़ाई कर रहे थे उसमें से यही डोंग डोंग नाम को बंदा था जो कि गाना गा रहा था। जियांग का भाई अपने फ्रेंड डोंग डोंग से पूछता है कि तुम्हारा मकान मालिक कैसा है। वो बोलता है मेरा मकान मालिक कुछ खास ठीक नहीं है, वो जब देखो तब मुझे ताना मारता रहता है क्योंकि मैं काफ़ी शोर करता हूँ। फिर कहता अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी बहन से मिल सका और तुमसे भी। इधर जियांग का भाई बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे घर पे क्यों नहीं रुक जाते, क्योंकि हमारे घर पे कमरा खाली है। तुम रेंट का पैसा मत देना, बाकी तुम खाना पीने का पैसा तुम तो खुद तो खर्चा उठा ही सकते हो। इस चीज़ के लिए वो बोलता है कि ठीक है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी बहन तैयार होगी। इधर हमारी हीरोइन में जियांग सोचती है कि उसका भाई हमेशा उससे अलग दूर दूर भागता है, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उसके भाई को समझा सके। तो तुरंत ही मान जाती है और डोंग डोंग को बोलती है कि हाँ तुम हमारे घर पे रह सकते हो, रेंट मत देना, क्योंकि उसे सिर्फ चिंता अपने भाई की होती है कि उसका भाई ज़्यादा उसे लड़ाई ना करे और वो थोड़ा हैप्पी रहे। वो जो लड़का होता है डोंग डोंग वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर कहता है कि मैं तुम लोगों का सामान ले चलता हूँ घर पे और तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ डिस्चार्ज होके। इधर उसका जो भाई होता है वो उसे फ़ोन दे देता है कि लो तुम्हारा फ़ोन है। वो पहले अपना फ़ोन चेक करती तो देखती है कि उसे मिस्टर वो ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उसे लगता है कि शायद वो मिस्टर वो के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर वो देखती है कि उसके भाई ने मिस्टर वो को ब्लॉक मार दिया है। वो तो
देखने के बाद तो परेशान हो जाती है, फिर कहती है कि इसमें तो कोई भी मिस कॉल नहीं चढ़ी, इसका मतलब है कि सच में मिस्टर वनो से एक भी बार फ़ोन नहीं किया। इधर वो हॉस्पिटल में होते हैं और जो डॉक्टर वैन होते हैं अब वो उसको सिर्फ परेशान करने में लग जाती हैं ताकि वो मिस्टर वो से दूर रहे और ये जगह भी छोड़ के चली जाए। लेकिन वो बिल्कुल आराम से अपना काम कर रही होती है और अपना फाइल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तभी वो उसे रास्ते से मिस्टर वो खींच लेते, जिसे देख के वो तो डर जाती है कि मुझे हॉस्पिटल से बाहर आए हुए डिस्चार्ज हुए एक दिन हुआ है और अगले दिन मुझे ये दिख गया। वो उसको बोलता तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे ब्लॉक भी मार दिया। उसको जवाब में कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उसको बाइट कर लेता है। तभी फिर डॉक्टर वैन को शक हो जाता है कि मैंने अभी जैसे मिस्टर वो की आवाज़ सुनी और वो मिस्टर वो को दौड़ती हुई आ रही होती है। ये देखने के बाद जियांग दूसरे रूम में चली जाती है। इधर डॉक्टर वैन बोलती है यहाँ पे कोई लड़की थी क्या? वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों सवाल पूछ रही हो डॉक्टर वैन? वो कहती है अच्छा कुछ भी नहीं। और फिर वो बड़े प्यार से मिस्टर वो से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे बहुत सारा मीटिंग का काम रहता है, तो मैं तुम पर कुछ खास ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाती हूँ, लेकिन माफ़ करना इसके लिए। मिस्टर वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन मिस वेन के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैंने यहाँ पे किसी लड़की को देखा था। अब मुझे पता करना होगा कि कौन लड़की है जो कि मुझसे मेरे मिस्टर वो को छीन रही है। वो तुरंत ही जाती है स्टाफ रूम में, देखती है यहाँ पे सभी लड़कियाँ हैं। फिर वो हमारी हीरोइन से आके ही सवाल पूछती है और कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है मिस जियांग? जहाँ पे हमारी हीरोइन हाँ में जवाब देती है ताकि उसे मिस वेन परेशान ना करे और उसका मिस्टर वो के साथ रिश्ता ना निकाल पाए। वो कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है मिस वेन। तो गाइस ये इस कहानी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतज़ार करें। अगर पार्ट 2 देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।